हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग रिसर्च का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, पॉपुलेशन एंड सैंपल। लास्ट क्लास पर हम लोगों ने हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशंस के बारे में बात की थी और उसी पर हम लोगों ने ये जाना था कि जब रिसर्चर हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन करता है तो उसी हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन से ही उसे अपनी रिसर्च का जो डिज़ाइन है उसका इंडिकेशन प्राप्त होने लगता है और उसी रिसर्च डिज़ाइन के अंतर्गत ही डिस्क्रिप्शन ऑफ पॉपुलेशन एंड सिलेक्शन ऑफ हाइपोथेसिस कंसिडर होता है। तो जनसंख्या क्या होती है और उस जनसंख्या से फिर प्रतिदर्श का क्या संबंध होता है और जनसंख्या और प्रतिदर्श में क्या अंतर होता है, हम आज की क्लास में इन दो कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। लेकिन उस क्लास में उन चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले हम स्टूडेंट्स की दो क्वेरीज को कंसिडर करते हैं। दो स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस किया है अलग अलग हाइपोथेसिस से रिलेटेड। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ऑपरेशनल फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो स्टूडेंट, ऑपरेशनल फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये अपने आप में एक क्वेश्चन ही नहीं है। पहली बात, जब हमने रिसर्च हाइपोथेसिस बताई थी तो हमने कहा था कि विच हाइपोथेसिस इज एस्टैब्लिश या ड्राइव्ड फ्रॉम द एस्टैब्लिश theories, principles or some prior verified logical arguments पर बेस्ड होती है, उसे ही हम रिसर्च हाइपोथेसिस कहते हैं। और जब हम रिसर्च हाइपोथेसिस का ऑपरेशनल डिफाइन करते हैं या उसको ऑपरेशनली डिफाइन करते हैं, ऑपरेशनली का मतलब इन अ फॉर्म ऑफ वेरिएबल, जो हमारे अध्ययन के चर हैं, जब उन चरों के रूप में हम उसको सांख्यिकी पदों में व्यक्त करते हैं, तो एक स्टैटिस्टिकल फॉर्म ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस इज कॉल्ड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो वैकल्पिक परिकल्पना क्या होती है? वैकल्पिक परिकल्पना शोध परिकल्पना का ही संक्रियात्मक रूप होता है। तो वैकल्पिक परिकल्पना का कोई संक्रियात्मक रूप नहीं होता। वैकल्पिक परिकल्पना स्वयं में एक संक्रियात्मक परिकल्पना होती है। तो रिसर्च हाइपोथेसिस से ही अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस निकलती है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज ऑपरेशनल फॉर्म ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का कोई ऑपरेशनल फॉर्म नहीं होता है। हाँ, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस चूंकि स्टैटिस्टिकल होती है इसलिए हम उसको H1 से या HA से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप कि ये प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो गई है। दूसरा, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चंस किया है कि हम डायरेक्शनल हाइपोथेसिस को वन टेल्ड हाइपोथेसिस और नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस को टू टेल्ड हाइपोथेसिस क्यों कहते हैं। तो जरा इसको समझते हैं। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस होती है जो आईवी डीवी के बीच के रिलेशनशिप को प्रिडिक्ट करती है, लेकिन उस रिलेशनशिप को प्रिडिक्ट करने के साथ साथ वो उसकी डायरेक्शन को भी स्पेसिफाइड करती है। अर्थात विच हाइपोथेसिस प्रिडिक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन आईवी डीवी विद द डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप। और जब कोई हाइपोथेसिस वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप को तो प्रिडिक्ट कर ले लेकिन वो उसके डायरेक्शन को स्पेसिफाइड ना कर पाए, तो उस तरह की हाइपोथेसिस को हम नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमने कहा कि मान लीजिए हाई क्वालिटी टीचर एजुकेशन drive high quality teaching skill. High quality of teacher education high quality of teacher education
डिस्क्राइब या ड्रॉ या जनरेट या डेवलप हाई क्वालिटी टीचिंग स्किल्स। मतलब उच्च स्तर की अध्यापक शिक्षा उच्च स्तर के शिक्षण कौशलों को विकसित करती है। अब यहाँ पर दो चरों के बीच यानी अध्यापक शिक्षा और शिक्षण कौशलों के बीच के संबंध की बात की गई है, लेकिन अब यहाँ पर संबंध की तो बात है, लेकिन क्या संबंध की दिशा को व्यक्त किया गया? बिल्कुल। उसने कहा कि उच्च स्तर की अध्यापक शिक्षा उच्च स्तर के शिक्षण कौशलों को विकसित करती है। तो हाई क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन डेवलप हाई क्वालिटी ऑफ टीचिंग स्किल्स। तो यहाँ पर क्या है, ना केवल वेरिएबल की रिलेशनशिप के बारे में बात की गई है, बल्कि उन वेरिएबल रिलेशनशिप की डायरेक्शंस को भी पहले से बता दिया गया है। तो ये एक डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है। अब इसको हम वन टेल्ड क्यों कह रहे हैं, एक पुक्षीय या एक दिशात्मक क्यों कह रहे हैं? वन टेल्ड का मतलब है कि एक पुक्षीय, चूंकि जब हम दिशात्मक परिकल्पना करते हैं तो दिशात्मक परिकल्पना में होता क्या है कि वो चूंकि यहाँ पर हाई हाई दोनों बात है तो दोनों पॉजिटिव नेचर की, इसका मतलब सेम डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। नेगेटिव डायरेक्शन भी हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि डायरेक्शनल हाइपोथेसिस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों फॉर्म की होती है। हम प्रश्न हमारा ये है कि हम डायरेक्शनल हाइपोथेसिस को वन टेल्ड हाइपोथेसिस क्यों कह रहे हैं? चूंकि डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में चरों के बीच संबंधों के साथ साथ चरों के संबंधों की दिशा भी ज्ञात होती है, लेकिन वो दिशा एक ही होगी, या तो धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी। ऐसा नहीं होगा भाई, दिशा या तो दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे या डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो चूंकि हम दिशात्मक परिकल्पना में हमें चरों के संबंधों के साथ साथ दिशा का भी पता होता है, लेकिन वो दिशा एक ही होगी, या तो धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी। तो इसलिए हम उसको एक वन टेल्ड हाइपोथेसिस कहते हैं, क्योंकि हमें एक सिंगल डायरेक्शंस के बारे में भी पता चलता है। मे भी वो डायरेक्शन पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक साथ नहीं हो सकती हैं, इसलिए हम उसको वन टेल्ड हाइपोथेसिस कहते हैं। अब दूसरा प्रश्न है कि हम नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस को टू टेल्ड क्यों कहते हैं? नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस होती है जिसमें चरों के बीच संबंधों के बारे में तो बात की गई होती है, लेकिन संबंधों की दिशा पता नहीं होती। और जब कोई चीज दिशा नहीं पता होती तो इसका मतलब है कि मे भी वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है, शायद वो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो। तो ना तो हमें पॉजिटिविटी का पता होता है ना नेगेटिविटी का पता होता है। मे भी वो मीन के दोनों वो डाइवर्ट हो सकती है, पॉजिटिव वे में भी नेगेटिव वे में भी, इसीलिए नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस को टू टेल्ड कहते हैं। तो जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आदेशात्मक परिकल्पना को द्विपक्षीय परिकल्पना हम क्यों कहते हैं, तो आप ये कहेंगे चूंकि आदेशात्मक परिकल्पना में चरों के संबंधों के बारे में तो पता होता है, लेकिन संबंधों की दिशा के बारे में पता नहीं होता, और दिशा धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है, अर्थात दोनों एरिया ओपन होते हैं या दो हमारे परिणाम के दोनों ओर आने की संभावना होती है, इसलिए हम उसको तो दिशात्मक परिकल्पना भी कहते हैं या टू टेल्ड हाइपोथेसिस कहते हैं। तो नॉन टेल्ड जो हमारी जो नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस उसको टू टेल्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें पॉसिबिलिटी दोनों डायरेक्शन में रिजल्ट्स के आने की होती है। हम डायरेक्शनल हाइपोथेसिस को वन टेल्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें वहां पर हमारे परिणाम एक ही ओर आने की संभावना होती है, या तो वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, दोनों नहीं आएगा। क्योंकि एक तो हमारा स्टेटमेंट में डायरेक्शन डिफाइन कर दी जाती है, तो एक ही डायरेक्शन क्या होती है, ओपन रहती है। तो वन टेल्ड में एक डायरेक्शन दी गई होती है, केवल पॉसिबिलिटी दूसरे डायरेक्शंस की आने की होती है। नॉन डायरेक्शनल में कोई डायरेक्शन डिफाइन नहीं होती, इसलिए दोनों परिणाम आने की पॉसिबिलिटी रहती है, इसीलिए डायरेक्शनल को वन टेल्ड एंड नॉन डायरेक्शनल को हम टू टेल्ड हाइपोथेसिस कहते हैं। तो गाइस आज हम वापस अपनी क्लास पर आते हैं आपके क्वेश्चंस के बाद। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं पॉपुलेशन एंड सैंपल के बारे में, यानी जनसंख्या या इसी को हम समष्टि भी कह सकते हैं। तो जनसंख्या या समष्टि क्या होती है, जरा इसको हम समझते हैं। होता क्या है कि रिसर्च में इनकी जरूरत क्यों पड़ती है? जब रिसर्चर परिकल्पना बना लेता है या हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन कर लेता है,
तो उसको अब अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए डेटा चाहिए, यानी इंफॉर्मेशन चाहिए। और वो इंफॉर्मेशन उसे लोगों से चाहिए या उसको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। तो अब उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए उसे कुछ सोर्स चाहिए या उसको कुछ लोग चाहिए जिनसे वो संबंधित चरों के बारे में कुछ सूचनाएं मात्रात्मक या गुणात्मक रूप में संकलित कर सके। तो पॉपुलेशन या सैंपल का जो यूटिलिटी है या इनकी जो उपयोगिता है वो इसलिए है क्योंकि इसी से शोधकर्ता अपने शोध के लिए सूचनाओं का या संबंधित सूचनाओं का संकलन करता है। तो अब सबसे पहले हम पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं। तो पॉपुलेशन को हम जर्नल रेफरेंस में जरा समझें और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली समझें। तो जैसे ही जनसंख्या शब्द हमको सुनाई पड़ता है, हम कहते हैं कि भाई किसी शहर में या किसी गांव में लोगों की संख्या, यानी नंबर ऑफ पर्सन या नंबर ऑफ पीपुल इन अ सिटी, नंबर ऑफ पर्सन या नंबर ऑफ पीपुल इन अ टाउन, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ कॉलेज, नंबर ऑफ सिटीजन्स इन अ सिटी, नंबर ऑफ ऑफिसर इन अ स्टेट। तो किसी भी शहर में, गांव में, कस्बे में व्यक्तियों की संख्या या किसी भी एलिमेंट्स ग्रुप को हम वो एलिमेंट्स कोई फिजिकल थिंग्स हो सकती है, जैसे नंबर ऑफ पेजेस इन अ बुक या नंबर ऑफ फिश इन अ पॉन्ड या नंबर ऑफ व्हीकल्स इन अ सिटी। तो यानी एंटायर जो ग्रुप्स होता है या एंटायर एलिमेंट्स इन अ पर्टिकुलर स्पेस को ही हम पॉपुलेशन कहते हैं। अर्थात किसी जगह विशेष पर या किसी स्थान विशेष पर व्यक्तियों की या वस्तुओं की या इकाइयों की जो संपूर्ण संख्या होती है उसे ही हम सामान्यतः जनसंख्या का नाम देते हैं या उसे ही हम समष्टि कहते हैं। लेकिन रिसर्च में समष्टि का क्या मतलब है, थोड़ा सा यहाँ पर मीनिंग अलग है। जब हम रिसर्च में कहते हैं तो रिसर्च में अगर हम जनरली कह देते हैं तो रिसर्च क्या है, यानी टारगेट ग्रुप ऑफ स्टडी। अगर जनरली हमसे शोध में कहा जाए तो सामान्यतः हम तो ये कहते हैं कि किसी भी विशेष स्थान में या टोटल नंबर ऑफ पीपुल या टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन अ पर्टिकुलर प्लेस भी हम कह सकते हैं। यानी हम एक तो ऐसा भी कह सकते हैं और हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पीपुल इन ए पर्टिकुलर प्लेस। तो किसी स्थान विशेष पर जो कुल व्यक्तियों की संख्या होती है उसको भी हम जनसंख्या कहते हैं। लेकिन अगर हमें रिसर्च के रेफरेंस में पूछा जाए तो हम सामान्यतः एक शब्द कह सकते हैं टारगेट ग्रुप ऑफ स्टडी, यानी अध्ययन के लिए जो हमारी जो लक्ष्य समूह होता है उस लक्ष्य समूह को ही हम सामान्यतः जनसंख्या का नाम देते हैं। लेकिन ये तो सिंपली है, यानी व्हाट इज अ पॉपुलेशन इन रिसर्च? इन रिसर्च पॉपुलेशन इज द टारगेट ग्रुप ऑफ स्टडी। हम सिंपली ऐसा कह सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली अगर हम समझें तो पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन है वेल डिफाइंड
वेल डिफाइंड सेट ऑफ पीपुल्स या पर्सन्स in reference to study। यानी यहां पर यह शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, डिफाइन। अर्थात एक शोधकर्ता या एक रिसर्चर अपने रिसर्च के संदर्भ में जो व्यक्तियों का एक परिभाषित समूह या समुच्चय उपकल्पित करता है या उल्लेखित करता है, तो उस परिभाषित समूह को ही हम जनसंख्या कहते हैं। तो अगर हमें तकनीकी रूप में पूछा जाए तो हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन इज अ वेल डिफाइंड सेट ऑफ पीपल या वेल डिफाइंड सेट ऑफ पर्सन्स इन रेफरेंस टू स्टडी बाय द रिसर्चर। अर्थात एक शोधकर्ता के द्वारा अपने अध्ययन के संदर्भ में परिभाषित समूह को या परिभाषित व्यक्ति समूह को या परिभाषित व्यक्तियों को ही हम जनसंख्या कहते हैं। या इसको हम एक तरीके से और भी समझ सकते हैं कि ए कंप्लीट सेट ऑफ एलिमेंट्स। अब यहां पर एलिमेंट्स का मतलब पर्सन्स भी हो सकता है और कुछ दूसरे नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकती है। कंप्लीट सेट ऑफ एलिमेंट्स दैट obtain some common characteristics defined by researcher, defined by researchers। अर्थात इकाइयों का या तत्वों का एक ऐसा संपूर्ण समूह जो कुछ सामान्य विशेषताओं को धारण किए हुए है तथा जिसे शोधकर्ता के द्वारा परिभाषित किया गया। अब अगर हम इस फेज को यहां पर भी कंबाइन करें तो इसका मतलब है कि कुछ सामान्य गुणों को या कुछ सामान्य विशेषताओं को धारण करने वाला या ऑब्टेन करने वाला एक ऐसा संपूर्ण समुच्चय जिसे शोधकर्ता ने परिभाषित किया है अपने अध्ययन के संदर्भ में, तो ऐसे परिभाषित समूह को हम जनसंख्या कह सकते हैं। तो तकनीकी रूप में आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है कि पॉपुलेशन क्या है, एक सेट है। अब वो सेट ऑफ पर्सन हो सकता है, सेट ऑफ पीपुल हो सकता है या सेट ऑफ एलिमेंट्स हो सकता है। दूसरी बात आपको क्या रखनी है, डिफाइन अर्थात परिभाषित किया जाता है। रिसर्चर पॉपुलेशन, कई दफा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पॉपुलेशन सेलेक्ट होती है या पॉपुलेशन डिफाइन की जाती है। तो ध्यान रखिए कि पॉपुलेशन कभी भी सेलेक्ट नहीं होती है, पॉपुलेशन हमेशा डिफाइन होती है। तो एक डिफाइंड सेट ऑफ पर्सन है, एक डिफाइंड कंप्लीट सेट ऑफ ह्यूमन है जिसे हम रिसर्च में पॉपुलेशन कहते हैं। तो सामान्य शब्दों में अगर हमसे पूछा जाए जनसंख्या क्या है, तो हम कहेंगे कि जनसंख्या अध्ययन का लक्ष्य समूह है, यानी टारगेट ग्रुप ऑफ स्टडी इज कॉल्ड पॉपुलेशन। बट अगर हमसे थोड़ा सा टेक्निकली कोई कहे तो हम कहेंगे कि टेक्निकली पॉपुलेशन इज द डिफाइंड सेट ऑफ पीपुल इन रेफरेंस टू स्टडी बाय द रिसर्चर। एक अध्ययनकर्ता या एक शोधकर्ता अपने शोध के संदर्भ में जिस अध्ययन व्यक्ति समूह को परिभाषित करता है, उस परिभाषित व्यक्ति समूह को ही हम जनसंख्या कहते हैं। तो जनसंख्या क्या है, जनसंख्या है परिभाषित व्यक्ति समूह, नॉट सेलेक्टेड ह्यूमन ग्रुप्स। पॉपुलेशन इज द डिफाइंड ग्रुप ऑफ डिफाइंड सेट ऑफ पीपुल या डिफाइंड सेट ऑफ ह्यूमंस इन रेफरेंस टू स्टडी। क्लियर? अब यहां पर जब हम पॉपुलेशन का मीनिंग जान लेते हैं तो यहां पर पॉपुलेशन को मीनिंग के बाद एक चीज हमें समझनी है कि इसके रेफरेंस में कई
शब्द समझ में प्रयोग किए जाते हैं सामान्यतः। बड़ा कंफ्यूजन होता है और हम जनरली बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि अभी पॉपुलेशन की मीनिंग के बाद एक शब्द आता है टारगेट पॉपुलेशन। ये शब्द भी कभी कभी हमको प्रयोग में आता है। फिर हमें आता है स्टडी पॉपुलेशन, एक शब्द ये भी प्रयोग में आता है। फिर यूनिवर्स शब्द भी इस्तेमाल किया जाता है, कई कई बुक्स में पॉपुलेशन की जगह यूनिवर्स शब्द इस्तेमाल हो जाता है। समष्टि इसको कहते हैं। कहीं कहीं पर थ्योरेटिकल पॉपुलेशंस भी आ जाता है। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग होता है और हम बहुत कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि क्या ये सब चीजें एक ही हैं, सिनोनिम्स हैं, या फिर इनके बीच कुछ डिफरेंस भी होता है। तो ध्यान रखें कि जब एक रिसर्चर अपने रिसर्च में पॉपुलेशन की बात करता है तो पॉपुलेशन के कई टाइप्स होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पर्सन्स के बिहाफ पर होता है, नेचर ऑफ जो एलिमेंट्स हैं या नेचर ऑफ ह्यूमंस है उसके बिहाफ पर होता है। तो नंबर ऑफ यूनिट्स के बिहाफ पर भी होता है, यूनिट्स नेचर के बिहाफ पर होता है यहाँ पर, और स्ट्रक्चर के बिहाफ पर भी होता है यहाँ पर। तो ये सारी चीजें वहीं से जो है निकल करके आती हैं। तो हम जरा टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन को लेते हैं और उस टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन में ही ये सारी चीजें हम कंसीडर करेंगे। तो टाइप्स की बात हम करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन हम लेते हैं ऑन बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। और हम बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के आधार पर जो पॉपुलेशन है वो दो तरह की है। ध्यान रखें, पहली पॉपुलेशन है हमारी टारगेट पॉपुलेशन और दूसरी है हमारी स्टडी पॉपुलेशन। इसी टारगेट पॉपुलेशन को ही हम क्या कहते हैं, यूनिवर्स कहते हैं। ध्यान रखें, बहुत कॉमन वर्ड है, बहुत गलती होती है। हम इसी को क्या कहते हैं, समष्टि कहते हैं, और इसी को हम कहते हैं थ्योरेटिकल पॉपुलेशन। फिर यही है हमारी स्टडी पॉपुलेशन और इसी को हम कहते हैं एक्सेसिबल पॉपुलेशन। ध्यान रखिए कि ये बहुत पॉपुलर वर्ड है आजकल, ये बहुत पूछा जाता है। इन सारे वर्डों को लेकर के बहुत सवाल पूछा जाता है। फिर दूसरा, ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स के आधार पर पॉपुलेशन है। तो पहली है फाइनाइट पॉपुलेशन यानी परिमित जनसंख्या, और दूसरी होती है हमारी इनफाइनाइट पॉपुलेशन। फिर इसी तरह नेचर ऑफ यूनिट्स के आधार पर पॉपुलेशन को डिफाइन किया गया। पहला हमारी है होमोजीनियस पॉपुलेशन और दूसरी है हमारी हेट्रोजीनियस
फिर एक है ऑन बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस, अस्तित्व के आधार पर, एग्जिस्टेंस के बिहाफ पर दो तरह की पॉपुलेशन, रियलिस्टिक पॉपुलेशन और दूसरा है हाइपोथेटिकल पॉपुलेशंस। तो इन चार आधारों पर हम जनसंख्या को समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण है स्ट्रक्चर। ये इस पर जानना बहुत जरूरी है कि स्ट्रक्चर के बिहाफ पर पॉपुलेशन कितने प्रकार की होती है। तो स्ट्रक्चर के बिहाफ पर पॉपुलेशन जो है वो दो तरह की है। एक हमारी है टारगेट पॉपुलेशन, या उसी को हम यूनिवर्स कहते हैं। इसमें ये शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना है। तो ध्यान रखें कि पॉपुलेशन और यूनिवर्स एक दूसरे के समानांतर है, या हम सिनोनिम्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, बट टेक्निकली दोनों में बहुत अंतर है। या उसी को हम थ्योरेटिकल पॉपुलेशन कहते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया कि व्हाट इज अ थ्योरेटिकल पॉपुलेशन एंड व्हाट इज द एक्सेसिबल पॉपुलेशन। तो ध्यान रखें कि टारगेट पॉपुलेशन या यूनिवर्स या थ्योरेटिकल पॉपुलेशंस का मतलब है क्राइटेरिया ऑफ इंटरेस्ट। हम इसको क्या कहते हैं? क्राइटेरिया ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। थोड़ा सा यहां पर इसको समझते हैं। तो हमारी जो टारगेट पॉपुलेशन है, तो टारगेट पॉपुलेशंस को हम कहते हैं क्राइटेरिया ऑफ इंटरेस्ट। क्राइटेरिया ऑफ इंटरेस्ट ऑफ रिसर्चर, यानी एक रिसर्चर का जो अध्ययन का रुचि क्षेत्र होता है, या जो उसकी रुचि का कसौटी क्षेत्र होता है, उसको ही हम कहते हैं टारगेट पॉपुलेशन। यानी which population represent the entire groups of person, which population represent the entire group of person या entire group of peoples of researchers criteria of interest। अगर हम इसको हिंदी में समझने की कोशिश करें तो लक्ष्य जनसंख्या, टारगेट का मतलब है, टारगेट पॉपुलेशंस का मतलब लक्ष्य जनसंख्या से आप क्या समझते हैं, या इसी टारगेट पॉपुलेशंस को ही हम क्या कहते हैं? यूनिवर्स कहते हैं। तो यूनिवर्स से तात्पर्य या समष्टि से तात्पर्य किसी भी शोधकर्ता के अध्ययन के रुचि क्षेत्र को या क्राइटेरिया ऑफ इंटरेस्ट को, यानी वो पॉपुलेशन जो रिसर्चर के क्राइटेरिया ऑफ इंटरेस्ट को डिफाइन करती है, उस पॉपुलेशन को ही हम टारगेट पॉपुलेशन कहते हैं। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर हम यहां मान लीजिए कि ऑल स्कूल एज स्टूडेंट्स विद अस्थमा, एक उदाहरण के तौर पर मान लें, या मान लीजिए हम कह दें कि ऑल प्रेग्नेंट टीन्स। ये हमारा क्या है? क्राइटेरिया ऑफ इंटरेस्ट। ऑल स्कूल एज स्टूडेंट्स विद अस्थमा, यानी ऐसे स्कूल जाने योग्य सभी विद्यार्थी जिनके अस्थमा है, या फिर ऑल प्रेग्नेंट टीन्स। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है या क्राइटेरिया ऑफ इंटरेस्ट है। तो वो पॉपुलेशन जो रिसर्चर के क्राइटेरिया ऑफ इंटरेस्ट को डिफाइन करती है या क्राइटेरिया ऑफ इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है, उस पॉपुलेशंस को ही हम टारगेट पॉपुलेशन कहते हैं। ध्यान रखें कि टारगेट पॉपुलेशन जो है उस पर स्टडी बेस्ड नहीं होती है। यानी
क्राइटेरिया ऑफ इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने वाली पॉपुलेशंस, और यानी क्राइटेरिया ऑफ इंटरेस्ट है जहां पर रिसर्चर अपने कंक्लूजन्स को देखना चाहता है, जहां पर वो अपने कंक्लूजन्स को ड्रॉ करना चाहता है, उस इंटरेस्ट एरिया को ही हम टारगेट पॉपुलेशन कहते हैं। अब इसी से मान लीजिए हमारी एक दूसरी पॉपुलेशन क्या है, एक्सेसिबल पॉपुलेशंस, या इसी को हम क्या कहते हैं, स्टडी पॉपुलेशन। अब ये क्या होती है, ये जो है एक्सेसिबल पॉपुलेशन या स्टडी पॉपुलेशन इज ए सबसेट ऑफ टारगेट पॉपुलेशन। पहली चीज ध्यान रखें, तो एक्सेसिबल पॉपुलेशन या जो स्टडी पॉपुलेशन होती है वो हमारी टारगेट पॉपुलेशन का क्या होता है, एक सबसेट होता है या उपसमुच्चय होता है। रिसर्चर जहां पर अपनी कंक्लूजन्स को अप्लाई करता है, एक्चुअल में जो जनरलाइजेशन होता है, देखिए दो चीजें हैं, जहां पर रिसर्चर रिसर्च करना चाहता है वो उसकी क्या है, वो उसकी टारगेट पॉपुलेशन है, लेकिन स्टडी पॉपुलेशन अब टारगेट पॉपुलेशन से निकलती है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, सबसेट ऑफ टारगेट पॉपुलेशन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मान लीजिए कि ये हमारा ऑल स्कूल एज स्टूडेंट्स विद अस्थमा, ये हमारा क्या है, टारगेट पॉपुलेशन है। तो अब इसी से अगर हम अपनी स्टडी पॉपुलेशन निकालें तो हम क्या कह सकते हैं, ऑल स्कूल एज स्टूडेंट्स विद अस्थमा इन कानपुर नगर, या इन कानपुर या ऑफ कानपुर। फिर यहां पर लिखा है ऑल प्रेग्नेंट टीन्स, का मतलब है अगर हम कहते हैं यहां पर ऑल प्रेग्नेंट टीन्स ऑफ लखनऊ, तो आप यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर चीजों को लिमिट किया जा रहा है, इससे अब अर्थ निकाला जा सकता है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि स्टडी पॉपुलेशन क्या होती है तो हम कहेंगे, यानी अध्ययन जनसंख्या और लक्ष्य जनसंख्या में अंतर है। लक्ष्य जनसंख्या शोधकर्ता का अध्ययन का रुचि क्षेत्र होता है, या अध्ययन के रुचि क्षेत्र को व्यक्त करने वाली जनसंख्या को हम लक्ष्य जनसंख्या कहते हैं, और लक्ष्य जनसंख्या के बारे में ही रिसर्चर कंक्लूजन निकालना चाहता है। फिर आती है अध्ययन जनसंख्या। अध्ययन जनसंख्या लक्ष्य जनसंख्या का ही एक उपसमुच्चय है, और जब भी किसी हम लक्ष्य जनसंख्या को जियोग्राफिकल डिफरेंस पर, सिटी के बेसिस पर या किसी और पैरामीटर्स के आधार पर लिमिट कर देते हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस के बेसिस पर हो, चाहे वो उसके डेमोग्राफी के बेसिस पर हो, या किसी और क्राइटेरिया पर, तो किसी भी एक पैरामीटर के आधार पर जब हम टारगेट पॉपुलेशंस को लिमिट कर देते हैं तो उस टारगेट पॉपुलेशंस का जो लिमिटेड वर्जन होता है, जो उसका लिमिटेड फॉर्म होता है, वही स्टडी पॉपुलेशन या एक्सेसिबल पॉपुलेशन कहलाती है। ध्यान रखें कि रिसर्च में हमें दोनों ही पॉपुलेशंस को डिफाइन करना होता है, हमें अपनी टारगेट पॉपुलेशन भी डिफाइन करनी होती है और हमें अपनी स्टडी पॉपुलेशन भी डिफाइन करनी होती है, यानी स्टडी पॉपुलेशन इज द सबसेट ऑफ टारगेट पॉपुलेशन। ध्यान रखें कि जो हम आगे सैंपल की चर्चा करते हैं, कभी भी सैंपल टारगेट पॉपुलेशन से सिलेक्ट नहीं किया जाता या चूज नहीं होता है। जब भी पॉपुलेशन की बात आती है सैंपल सिलेक्शन के रेफरेंस में, तो सैंपल सिलेक्शन के लिए हमेशा हम स्टडी पॉपुलेशन या एक्सेसिबल पॉपुलेशन का ही इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए थ्योरेटिकल पॉपुलेशन इस्तेमाल नहीं होती है। तो इस बात को बहुत ध्यान से आप लोग समझिए जरा कि जब भी जनसंख्या की बात होती है तो जनसंख्या क्या होता है, शोधकर्ता का परिभाषित समूह होता है, और ये परिभाषित समूह
संरचना के आधार पर दो आधार पर डिफाइन हो, यानी दो ग्रुप्स में बटेगा। यानी कोई भी पॉपुलेशन होगी किसी भी रिसर्च में, तो वो पॉपुलेशन दो पर्टिकुलर ग्रुप्स को डिफाइन करेगी, एक टारगेट ग्रुप को और एक स्टडी ग्रुप को। टारगेट ग्रुप क्या होता है? रिसर्चर का एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है, जहां पर वो अपने कंक्लूजन्स को जनरलाइज करना चाहता है, और एक्चुअली में रिसर्चर जहां पर अपने फाइंडिंग्स को या अपने कंक्लूजन्स को जनरलाइज करता है, वो यहाँ पर नहीं करता। वो एक्चुअली में जो करता है वो एक्सेसिबल पॉपुलेशन या अपनी स्टडी पॉपुलेशन पर करता है, क्योंकि सैंपल जो है वो हमेशा हमें स्टडी पॉपुलेशन से मिलता है। तो यहाँ पर एग्जाम की दृष्टि से क्या क्या चीजें आपको डिफाइन करनी है। अभी तक हमने कहा कि पॉपुलेशन क्या है, एक डिफाइन ग्रुप है, पॉपुलेशन क्या है, एक सेट है। लेकिन अब यहाँ पर जब हमने टारगेट और स्टडी पॉपुलेशंस को पढ़ा, तो हमें स्टडी पॉपुलेशन के अंदर ही एक सबसेट वर्ड नजर आया। तो इसका मतलब है कि सबसेट वर्ड जो है वो पॉपुलेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन वहां पर सबसेट ऑफ टारगेट पॉपुलेशन या सबसेट ऑफ यूनिवर्स या सबसेट ऑफ थ्योरेटिकल पॉपुलेशन को भी हम स्टडी पॉपुलेशन कहते हैं। दूसरी बात, अगर हमसे पूछा जाए कि किसी भी रिसर्च में जो सैंपल होता है वो सैंपल किस पॉपुलेशन से निकलता है, सैंपल टारगेट पॉपुलेशन का पार्ट होता है या सैंपल स्टडी पॉपुलेशन का पार्ट होता है, तो हम कहेंगे कि सैंपल जो है वो टारगेट पॉपुलेशन का पार्ट नहीं है, सैंपल स्टडी पॉपुलेशन का पार्ट है। दूसरा, टारगेट पॉपुलेशन और स्टडी पॉपुलेशन में क्या रिलेशनशिप है, तो हम कहेंगे कि टारगेट पॉपुलेशन इज द क्राइटेरिया या एरिया ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द रिसर्चर होता है, जबकि जब हम किसी टारगेट पॉपुलेशंस को जियोग्राफिकल बेसिस पर या किसी दूसरे पैरामीटर के बिहाफ पर, इंस्टीट्यूशंस के बिहाफ पर, एजेंसीज के आधार पर, रीजन्स के आधार पर, स्टेट के आधार पर, सिटी के आधार पर हम लिमिटेड कर देते हैं, उसको थोड़ा सा बांध देते हैं, डिलिमिट कर देते हैं, तो वही हमारी टारगेट पॉपुलेशन स्टडी पॉपुलेशन में कन्वर्ट हो जाती है। और सैंपल हमेशा जो है वो स्टडी पॉपुलेशन से ही चुना जाता है। दूसरी बात कि जब सैंपल से जो हमको फाइंडिंग्स आती हैं, जो हमको कंक्लूजन्स मिलते हैं या जो हमारे रिजल्ट्स होते हैं, उन रिजल्ट्स को किस पर जनरलाइज करता है रिसर्चर, तो वो रिसर्च के जो कंक्लूजन्स होते हैं, वो कंक्लूजन्स जो डिप्लॉय किए जाते हैं या जो अप्लाई किए जाते हैं, वो हमारी टारगेट पॉपुलेशन पर नहीं किए जाते, वो हमारी स्टडी पॉपुलेशन पर ही जो है जनरलाइज होते हैं या अप्लाई किए जाते हैं। तो आई होप कि आप इन सारे शब्दों का जो मतलब है वो समझ चुके होंगे कि थ्योरेटिकल पॉपुलेशन क्या